सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ SA 706, जहां हम बात करते हैं दो प्यारे प्यारे मीठे मीठे पैरास की, ईओएम पैरा एंड ओम पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। सर, ये हमको आपके प्यारे प्यारे बोर्ड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? सो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको आराम से डाउनलोड करके पूरे मजे ले सकते हो। ठीक है सर। बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, मेक श्योर आप वीडियो पे अपने अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके, एंड देन लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। सबसे पहले सर हम बात करेंगे ईओएम पैरा की। ईओएम पैरा क्या कहता है? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई नोट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी है जहां मुझे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, तो मैं यहां पे ईओएम पैरा डालूंगा, मैं यहां पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालूंगा। बस ध्यान रखना, आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए कि ये जो मामला है ना, इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। अगर इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो आप आराम से लोगों का अटेंशन ड्रॉ करो। तो ये कहता है ईओएम पैरा इज अ पैरा, कहां पे? इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। किस मैटर को रेफर करता है? दैट इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, ये मैटर बहुत ही टिचुम पिचुम है या बहुत हाईफाई मैटर है? इट इज अ हाईफाई मैटर। इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक और बार बोलो मेरे साथ, इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। किस मैटर को रेफर करता है? दैट इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल है टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको याद होनी चाहिए, बार बार हमारे क्वेश्चंस में यूज होती है। ठीक है सर। अब इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, मेक श्योर इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। सो इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन ड्यू टू सच मैटर, देन ओनली इंक्लूड द ईओएम मैटर। दूसरी चीज, ये की ऑडिट मैटर नहीं है। सर, अगर ये की ऑडिट मैटर है तो कैम में डालो, ईओएम में नहीं आएगा। प्रायोरिटी हमेशा कैम को दी जाएगी, ईओएम को नहीं दी जाएगी। ठीक है सर। अब सवाल आता है, हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालेंगे कैसे? हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आएगा कैसे? तो मुझे बताओ, क्या ओपिनियन के साथ साथ ही इसको डाल दें या इसको अलग से देना पड़ेगा? सर, अलग से देना पड़ेगा। चाहे अब तक हमने कितने सारे पैराज की बात करी हो, मुर्ग सेक्शन की बात करी, कैम सेक्शन की बात करी, अब मैं ईओएम पैरा की बात कर रहा हूं, हर चीज के लिए एक सेपरेट सेक्शन आएगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो हम एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे जिसकी हेडिंग क्या होगी? एम्फेसिस ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यूजर्स को, वी ड्रॉ द अटेंशन टू नोट नंबर 10, वी ड्रॉ द अटेंशन टू नोट नंबर 27। आप अपना अटेंशन इधर लाओ। So we will give a clear reference to the matter and where it can be found in the financial statement. तो हम बताएंगे क्या मैटर है जिसके ऊपर हम अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं और ये कहां मिलेगा। एंड तीसरी चीज बस बोल देना, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड फॉर दिस मैटर। तो तीन चीजें क्या आ गई? सेपरेट सेक्शन, ड्रॉ द अटेंशन टू दैट मैटर, बताओ क्या मैटर है और कहां मिलेगा, एंड तीसरी चीज, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। इट इज समवेयर सिमिलर टू योर SA 570। जो आप मुर्ग पैरा पढ़ते हो वहां पे भी यही होता है, मुर्ग पैरा का सेपरेट सेक्शन आता है, फिर आप ड्रॉ करते हो अटेंशन टू द नोट विच डिस्कस द मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट में बस ऐसा बोलते हो, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सो जस्ट फॉर मटेरियल अनसर्टेनिटी का जो डिस्क्लोजर है उसके लिए तो आपने मुर्ग पैरा डाला, और मटेरियल अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर के अलावा कोई भी डिस्क्लोजर पे आपको अटेंशन ड्रॉ करना है, आप हमेशा ईओएम पैरा डालोगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर आई मूव टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड द ओम पैरा। पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। रेडी सर। ओम पैरा क्या कहता है? ओम पैरा कहता है अदर मैटर। अदर मैटर यानी सेम तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखिए, बस अदर देन कर देना। अदर देन मतलब पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, जैसा वहां था वैसा यहां पे है। दैट रेफर्स टू द मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज रेलिवेंट टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। सर, ऑडिट 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 क्या? ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट। एक बार बोलो मेरे साथ, ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट। एक बार और बोलो, ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट। जब भी ऑडिट रिलेटेड किसी मैटर पे अटेंशन ड्रॉ करना है, अदर मैटर पर आएगा। क्या इसकी भी दो कंडीशन है? हाँ, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन एंड दिस शुड नॉट बी अ की ऑडिट मैटर। अगर की ऑडिट मैटर है, चुपचाप कैम में डालो, आप इसको अदर मैटर पैरा में नहीं डालोगे। अब इसके कुछ एग्जांपल समझना। जब हमने पढ़ा था SA 299,
जब हमने पढ़ा था ऐसे 299 तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जॉइंट ऑडिट। यस सर, जॉइंट ऑडिट में हम क्या देते हैं, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, बट सर अगर देर इज अ डिसएग्रीमेंट तो आपको सेपरेट रिपोर्ट देनी थी। अब जो सेपरेट रिपोर्ट में देता हूं ना उसमें मुझे रेफर करना पड़ता है टू द अदर रिपोर्ट। तो ये रेफरेंस के लिए कौन सा पैरा आता था, यहां आता था अदर मैटर पैरा। सो यहां पे अदर मैटर पैरा आ जाएगा। क्लियर है बॉस। इसी तरह अगर मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उसमें कुछ 4 सब्सिडरीज है जिनका ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है, तो क्या मैं बोल दूं उन सब्सिडरीज के ऑडिट के लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है, उन सब्सिडरीज के ऑडिट के लिए तो यही बदमाश रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा दिखाना है दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर ऑडिटर, तो अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा पैरा आएगा, अगेन अदर मैटर पैरा आएगा। अगेन यहां पे अदर मैटर पैरा आएगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, समझ गए सर। अब एक एग्जांपल से समझने कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कैम और ईओएम के बीच में। मान लो एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी है, इसके बारे में आपको ऐसा लगता है यार यहां पे तो सिग्निफिकेंट जजमेंट भी है, सिग्निफिकेंट रिस्क भी है, मेरा सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन भी गया था तो कैम बन सकता है, एंड एट द सेम टाइम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट है और मुझे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, मुझे कहीं ना कहीं यूजर का अटेंशन भी ड्रॉ करना है। तो सारे बच्चे लॉजिकली सोच के बताओ कि क्या ये ईओएम में आएगा या कैम में। सर आपने बोला था जब भी कोई मैटर ईओएम और कैम दोनों लगता है तो हम इसको कैम में डालेंगे, हम इसको कैम में डालेंगे, वी विल गिव द प्रायोरिटी टू द कैम। लगे हाथों आ जाओ, 2 एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं फिर अपन क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कहता है एग्जाम्पल ऑफ केसेस जहां पे आप ईओएम पैरा डालोगे। रिक्वायरमेंट बाय द स्टैंडर्ड्स, 3 स्टैंडर्ड्स इसकी बात करते हैं, ऐसे 210, 560, 800। बोलो मेरे साथ, 210, 560, 800। 210 की बात करूं तो 210 एक पॉइंट बोलता है कि जो एफआरएफ लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है, मजेदार नहीं है, क्या नहीं है, मजेदार नहीं है, इट इज अनएक्सेप्टेबल बट द फैक्ट इट इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन, तो हम भी क्या करें, कोई चॉइस नहीं है। तो इस केस में क्या है, मैंने कहा एग्जांपल से समझना। फॉर एग्जांपल एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, लॉ कहता है यार तुमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाने पड़ेंगे। तो क्या एएस इंडिया इसको हजम कर पाएंगे, नहीं सर, अनएक्सेप्टेबल है। बट क्योंकि ये लीगली रिक्वायर्ड है यही करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह की अटपटी हरकत कर रहे हो बिकॉज लॉ ने कहा है, क्या आप यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना चाहोगे, चाहेंगे सर। सो पहला पॉइंट ये कहता है एफआरएफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ रेगुलेशन इज अनएक्सेप्टेबल बट फॉर द फैक्ट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, हमने उसको अप्लाई किया है तो इस पर अटेंशन ड्रॉ करना। ठीक है सर। ऐसे 560 आपको ऑलरेडी आता है, फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और जब भी आप उस पर नई अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देते हो तो उसमें हमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालना पड़ता है जिसमें आप रीजंस बताते हो क्यों ऑडिट रिपोर्ट में ये अमेंडमेंट्स आए। एंड लास्ट में आता है ऐसे 800। ऐसे 800 किसकी बात करता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की। जब भी आप अपना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपको यूजर्स को चौकन्ना करना पड़ेगा, आपको यूजर्स को अलर्ट करना पड़ेगा। सर अलर्ट किस चीज को लेके, कि हमने नॉर्मल एफआरएफ यूज नहीं किया है, हमने यूज किया है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ये 3 एसेज वाले केस ध्यान रखना। ऐसे 210 में एफआरएफ मजेदार नहीं है, ऐसे 560 में फैक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड ऐसे 800 में अलर्टिंग द यूजर्स अबाउट अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। आखिरी में आते कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस। तो ये अदर सर्कमस्टेंसेस हमने कैसे कवर करे थे, 2 पहले वाले 2 बाद वाले, 2 पहले वाले 2 बाद वाले। पहले वाले क्या थे, मैंने कोई नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, आपने इसकी अर्ली अडॉप्शन कर ली, आपने इसकी अर्ली अडॉप्शन कर ली, मतलब मार्केट में चॉइस थी कि आप इंडिया 116 को बाद में लगाना चाहते हो या पहले लगाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड आपको लगता है इसका इंपैक्ट मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इस पे लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना, इस पे लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ है। दूसरी चीज, अगर कोई मेजर कैटेस्ट्रॉफ आया, मान लो कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, तो अगेन कंपनी ने इसका डिस्क्लोजर दिया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस पे अटेंशन ड्रॉ करना। ठीक है सर। फिर कहते हैं बाद वाले। सर बाद में क्या होगा, मैंने कहा बाद में केस का रिजल्ट आएगा, बाद में जो लीगल केस है उसका पता चलेगा कंपनी हारी या जीती, और अगर हारी तो कितनी पेनल्टी लगी। तो क्या जब भी ऐसा लीगल केस होता है कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, हाँ सर। क्या मैं उस डिस्क्लोजर पे यूजर का अटेंशन ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ सर। तो ये कहता है व्हेनेवर देयर इज अ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन यू कैन ड्रॉ द अटेंशन। और बाद में और कौन से इवेंट होते हैं जिनको बाद वाले इवेंट बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट। तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट, उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे भी आप अटेंशन ड्रॉ करके चल सकते हो। तो मैं एक बात बताऊं ना, ऊपर भी एक सब्सिक्वेंट इवेंट कवर हो गया, नीचे भी एक कवर हो गया। नीचे कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट वाला, बीच में
और ऊपर कौन सा है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला। ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला, ये दोनों के दोनों ही हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिए। चारों पॉइंट्स आ जाओ, मुझे वापस रिवाइज करा दो, मजा आ जाएगा। क्या क्या थे, दो पहले वाले, दो बाद वाले। पहले वाले क्या क्या थे, मैंने कहा पहले वाला था अर्ली एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा पहले वाला क्या था, मैंने कहा पहले हुआ अर्ली अडॉप्शन हो गया, कैटेस्ट्रॉफ आया, भूकंप आया, बाढ़ आई, मेजर कैटेस्ट्रॉफ विच हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। बाद में क्या होगा, सब्सिक्वेंट इवेंट होगा बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट में क्या बोला सर, लास्ट में आपने बोला बाद में लीगल केस का रिजल्ट आएगा। बाद में लीगल केस का रिजल्ट आएगा, यानी अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन फॉर द एंटिटी। डील डन, डन सर। यहां मोटा माटी हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऐसे 706 कंप्लीट होता है। डेफिनेशन डन, कंडीशंस डन। अब सर कंडीशन में एक जनरली छोटे बच्चों का प्यारा प्यारा डाउट आता है, सर क्या अगर एक ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम पैरा है तो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन आ सकता है। मैंने कहा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो सर, आपने लिखा है ना नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मैटर। तो क्या हम मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ साथ ईओएम पैरा दे सकते हैं। मैंने कहा दे तो सकते हो, बट मैटर अलग अलग होने चाहिए। यानी अगर ईओएम पैरा किसी मैटर 1 से रिलेटेड है तो क्वालिफाइड ओपिनियन मैटर 1 को लेके नहीं होना चाहिए, किसी अलग मैटर को लेके होना चाहिए। ठीक है, जिस मैटर में मैं ईओएम पैरा दे रहा हूं उसमें तो भाई कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जगह नहीं है। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। फिर हमने ये सारे सर्कमस्टेंसेस डिस्कस कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, ईओएम पैरा किसका सब्सटीट्यूट नहीं है, डीएमआर। जैसा हम कैम सेक्शन में पढ़ते हैं वैसे यहां पे भी है। कैम सेक्शन में मैं क्या बोलता हूं, डीएमआरएस। तो यहां पे क्या है, डीएमआर। डीएमआर मतलब डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग एज पर एसए 570, जो आप मुर्ग पैरा की करते हो। तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक दिखता है जहां हमको लगता है यार पुराना वाला पढ़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे, मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। डिस्क्लोजर का ऑल्टरनेट ईओएम पैरा नहीं है, डिस्क्लोजर तो देने ही पड़ेंगे। मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट ईओएम पैरा नहीं है, देना ही पड़ेगा। और जो आप मुर्ग पैरा देते हो वो तो देना ही पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट ईओएम पैरा नहीं है। इसी के रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा है ऐसे 560 का, तो वहां पे भी आपको एक प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिल जाता है। फिर सर इसके बाद आते हैं अदर मैटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लास्ट में जब ऑडिट के इतिहास में आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में छेड़खानी करी है, छेड़खानी मतलब या तो कोई मुर्ग पैरा डाला है, या तो कोई कैम पैरा डाला है, या ओपिनियन मॉडिफाई किया है, या ईओएम और ओम पैरा डालोगे, हमेशा टीसीडब्ल्यूजी को बताना किसने सिखाया था, ऐसे 260 ने। तो आप क्या करोगे, जो भी एक्सपेक्टेशन ऑफ ईओएम और ओम पैरा और उसकी क्या वर्डिंग है, ये आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे। हमने आईसीए के मटेरियल का एक क्वेश्चन भी किया, सारे बच्चे बताओ क्या क्या आएगा। कहता है हमको यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, वी वॉन्ट टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन। तो मैं बताऊं ना, ये आइडेंटिफाइंग लाइन है। जब भी आईसीए किसी क्वेश्चन में लिखता है ड्रॉ यूजर्स अटेंशन, मतलब या तो यहां पे ईओएम आएगा या ओम आएगा। ठीक है सर, और हमारा ओपिनियन इसको लेके मॉडिफाइड नहीं है। तो पहला वाला केस कहता है कंपनी का प्लान है टू रिज्यूम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर अ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है सस्पेंड हुआ था, और इसके प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है 5.95 करोड़ के, और सीविप है 147.5 करोड़। क्या मैं बोलूं इट इज अ मैटर विच इज रिलेटेड टू समथिंग दैट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस सर। तो जब आप इस पे अटेंशन ड्रॉ करोगे तो कौन सा पैरा आएगा सर, ईओएम पैरा आएगा। ठीक है, मैं फ्रेमिंग अभी रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। दूसरी चीज कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 ब्रांचेस के हैं, जो 5 ब्रांचेस इंक्लूड हुई हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन 5 ब्रांचेस का ऑडिट किसी ब्रांच ऑडिटर ने किया है। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ हिस्सा किसी और ऑडिटर ने किया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करना पड़ता है, क्या क्या उसने पॉइंट्स दिए हैं। तो यहां कौन सा पैरा आएगा, दिस इज अदर मैटर पैरा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां आप अदर मैटर पैरा डालोगे। अब इन दोनों ही पैराज में सिर्फ 3 चीजें आती हैं सर, क्या। सबसे पहले तो सेपरेट सेक्शन, सेपरेट सेक्शन। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपने अटेंशन ड्रॉ करना है, व्हाट इज द मैटर, वेयर इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, वेयर इज द मैटर। तो आप बताओ नोट नंबर 27। सर ये कैसे आया, जो नंबर इनको पसंद आया आप भी अपना लकी नंबर लिख देना। ठीक है, कि जो भी ये एक्टिविटीज है इन पे हम अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फैक्ट्स ऑफ द केस से उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। एंड लास्ट में बोलो हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड फॉर दिस मैटर। तो तीनों बातें आ गई, सेपरेट सेक्शन, ड्रॉ द अटेंशन, एंड लास्ट में क्या आया,
ये तो राइमिंग राइमिंग हो गया। सेपरेट सेक्शन, ड्रॉ द अटेंशन, लास्ट में ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। अदर मैटर में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो ऊपर लिखा था वही का वही कॉपी कर दो। पहले सेपरेट सेक्शन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट में बोलो अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? फटाफट आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, मैनेजमेंट ने असेस किया इंपैक्ट ऑफ चेंज इन लॉ, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है। हमें लगता है ये जो डिस्क्लोजर है ये एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट है, बट एट द सेम टाइम इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने अदर मैटर पैरा डाला। सारे बच्चे बोलो, मैनेजमेंट नलायक या महानलायक? सर ये तो महानलायक मैनेजमेंट है। तो मैंने कहा मैनेजमेंट भी नहीं, ऑडिट टीम, ऑडिट टीम डालेगी ना अदर मैटर। क्या बोल रहे हो सर? तो ऑडिट टीम ने अदर मैटर डाला, तो ऑडिट टीम है महानलायक। तो एज अ एंगेजमेंट पार्टनर बताओ ऑडिट टीम को क्या गाइड करेंगे? शुभम सर से पढ़ो, शुभम सर से पढ़ो और सीखो ईओएम और ओम क्या होता है। अरे भाई यहां तो ईओएम आना था ना, ओम कैसे लिख दिया? तो अब आंसर कैसे प्रेजेंट करना, ध्यान से समझना। सबसे पहले ईओएम पैरा का डेफिनेशन आएगा, दो कंडीशंस आएंगी, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड तीसरा आपने कंक्लूड करना है बिकॉज इट इज अ मैटर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, एंड आपको अटेंशन ड्रॉ करना है। यहां पे ईओएम पैरा आएगा, डिसीजन ऑफ द टीम इज नॉट इन ऑर्डर, डिसीजन ऑफ द टीम इज नॉट इन ऑर्डर। बच्चा कह रहा है खोपड़ी तोड़ो इनकी, तेरे खोपड़ी तोड़ो। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो भाई आईबीएस में भी पूछा इन्होंने। सर ये क्या कहता है? कहता है कंपनी के जो नॉन करंट रिसीवेबल्स हैं 31 मार्च 25 पे ये 500 करोड़ के हैं, एंड ये जो 500 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं ये क्लेम्स हैं अगेंस्ट द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट ने अपना काम तमीज से नहीं किया। अब ये क्लेम्स के ऊपर केस भी चल रहा है, एंड हमको ऐसा लगता है दिस इज फुली रिकवरेबल एंड इट इज स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ऑडिटर कहता है कि मैंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई किया और इस मैटर को ईओएम पैरा में डाला। मुझे बताओ, जब तक मुझे भरोसा नहीं है, जब तक मुझे भरोसा नहीं है कि मैटर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तब तक क्या मैं अटेंशन ड्रॉ कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो पहले सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। डू यू थिंक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस? नहीं सर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं है, नेसेसरी एविडेंस होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता। तो क्या करें? क्या ये डिसीजन सही है ईओएम पैरा में डालने का? मैंने कहा नहीं। हमने कंडीशन सीखी थी, हमने एक कंडीशन सीखी थी, वी विल इंक्लूड द ईओएम पैरा ओनली व्हेन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन बिकॉज ऑफ सच मैटर। तो हमको इसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा। तो कैसे आंसर प्रेजेंट करना है? अगेन आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के साथ ये लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, ईओएम पैरा और ओम पैरा को डिफाइन कर रखा है वापस, ठीक है सर। फिर ये कहता है ईओएम पैरा तभी डालना व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या है? पहले सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लो, ठीक है सर, कंक्लूड करो मॉडिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी आप इसको ईओएम पैरा में डाल सकते हो, वरना कोई और तरीका नहीं है। समझ आया? समझ आया सर। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है ऑडिट करते वक्त मुझे कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मिली। स्टडी मटेरियल एमटीपी में 24 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पहली ऑब्जर्वेशन, कंपनी ने फाइनेंशियल में दिखा रखा है कि इसका वेयरहाउस अफेक्ट हो गया ड्यू टू अ मेजर फ्लड। मेजर फ्लड इज अ कैटेस्ट्रॉफ, एंड हमारा ये व्यू है कि इससे जो लॉसेज होंगे दीज आर नॉट मटेरियल। मैनेजमेंट का नाम मतलब कहना है कि दिस इज नॉट अ मटेरियल एरिया। तो मुझे बताओ जो एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोज्ड है और मुझे अटेंशन ड्रॉ करना है, कौन सा पैरा आएगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आएगा। तो इस पे तो ईओएम पैरा दे देंगे। दूसरा केस कहता है कंपनी के क्यों कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो डिस्ट्रॉय हो गए और इनका कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो जब रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं बोल दूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है? हाँ सर। एंड इसका इंपैक्ट मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं। तो बताओ कौन सा ओपिनियन आएगा? सर चाहे एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, जब भी इंपैक्ट मटेरियल होता है बट परवेसिव नहीं, हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। तो आपसे यही पूछा गया कि अपनी रिपोर्टिंग कैसे करोगे ऑब्जर्वेशन 1 और 2 की। तो 1 में ईओएम पैरा, 2 में क्वालिफाइड ओपिनियन। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी ईओएम पैरा का क्वेश्चन आएगा आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और बोलना है कि भाई यहां ईओएम पैरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बस क्वालिफाइड ओपिनियन बताने कब देते हैं? जब भी एविडेंस ना मिलो, इंपैक्ट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। सेम चीज रिपीट करके बोला क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पानी के 2 घूंट लगा लो एंड गेट रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या सीखा था?
सर अगर हम इसको अच्छे से रिवाइज करें तो हमको ये पता था जो दिल्ली ब्रांच है वो बंद हो रही है और उसकी नई कंपनी फॉर्म हो रही है नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर। अच्छा, दिल्ली ब्रांच कल आके बंद होगी या आज ही बंद हो रही है? आज ही बंद हो रही है। तो जब आज ही कंपनी बंद हो रही है मतलब गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए थे? लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से। इन्होंने लिक्विडेशन बेसिस ही फॉलो करा है, मतलब इन्होंने माना है वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न एंड जो भी एसेट्स हैं उनको उन वैल्यूज पे रिकॉर्ड किया दैट इज रिकवरेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर। तो इन्होंने लिक्विडेशन बेसिस फॉलो किया। अब आईसीआई आपसे सवाल पूछता है कि भाई इन्होंने लिक्विडेशन बेसिस की जो अकाउंटिंग है नोट XXX में भी डिस्क्लोज करी है। आईसीआई बोलता है ओपिनियन पैरा बताओ, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन पैरा बना के दिखाएंगे। आईसीआई कहता है इसका बेसिस बताओ, तो जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है तो हम क्या बोलते हैं? स, तो वो स भी आ जाएंगे। एंड तीसरी चीज है जब भी कोई डिस्क्लोजर होता है तो उस पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा आता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब आपके मन में डाउट, सर मुर्ग पैरा क्यों नहीं आएगा? अरे मटीरियल अनसर्टेनिटी है क्या? नहीं सर, तो किस बात का मुर्ग पैरा? बेचारे मुर्गे को थोड़ा घूमने दो ना, परेशान करते रहते मुर्ग पैरा क्यों आएगा मुर्ग पैरा? ईओएम पैरा आएगा, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं। तो हम कैसे देंगे अपना ओपिनियन? सबसे पहले ओपिनियन देने से पहले आपको 5 बातें बतानी पड़ती है। बताओ 5 बातें क्या थी? आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, एंड लास्ट वाला पॉइंट याद नहीं आएगा तो ऊपर देखो डेट एंड पीरियड। तो आपने यही बोलना है वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफिस। फिर बताओ दिल्ली ब्रांच ऑफिस का कौन सा पीरियड था? फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। क्या क्या आता है इसमें? सर दे कवर द बैलेंस शीट, पीएनएल एंड कैश फ्लोज इंक्लूडिंग द नोट्स टू अकाउंट्स। तो सारे पॉइंट्स को मिक्स करके मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है सर। फिर आता है ओपिनियन, मेन ओपिनियन। तो अपन क्या बोलेंगे? In our opinion and best of the information explanation given to us, financial statement give a true and fair view of the state of affairs, P&L and cash flows. State of affairs, P&L and cash flows for the year ending this जो भी 31 मार्च 24 है, ठीक है सर। फिर इसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता था? स पहला स वी हैव डन अवर ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके अपन क्या डालते हैं? सेक्शन। सो सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट विच टॉक्स अबाउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा सर तीसरा था स्टेटमेंट हम इंडिपेंडेंट हैं, हम एथिकल हैं। एंड चौथा था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वेरी वेरी गुड। और एम्फेसिस ऑफ मैटर तो बनाना तुमको बचपन से आता है, अभी भी वापस सिखाया। 3 चीजें आएंगी, सेपरेट सेक्शन विद द हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर। दूसरी चीज ड्रॉ द अटेंशन, डिस्कस द मैटर। ये सारी डिस्कशन याद करनी है? नहीं, क्वेश्चन में लिखी है। एंड तीसरी चीज अवर ओपिनियन इज मॉडिफाइड। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। यहां आपकी एसएस 706 की फुल रिवीजन along with the concepts and questions and techniques gets डन। मजा आ भी गयो सर, बहुत मजा आ भी गयो। सो दोस्तों इसी तरह खुशी खुशी मल्लाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करके जरूर बताना मजा आया सर। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।